हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी सुद्धा 10 पेक्षा अधिक मोर्चांनी विधान भवनावर दस्तक दिली। कर्मचारी युनियनचा जय हो। स्वतंत्र अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचा जय हो। स्वतंत्र मजदूर युनियन जिंदाबाद। स्वतंत्र मजदूर युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र मजदूर युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन के माध्यम से इस नागपुर विधानसभा पे सब असंगठित क्षेत्र के जो कोई अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उनके माध्यम से यहाँ पे इस भांडलशाही और मंदवादी सरकार के खिलाफ यहाँ पे हम जोरदार शक्ति प्रदर्शन स्वतंत्र मजदूर माध्यम से हम यहाँ पे किया है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे मांगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो कि गौंडी कामगार है, आंगनवाड़ी सेविका है, जो वित्त क्षेत्र का खासीकरण है, इसी के बारे में हमकी मांग है। और इसके जो कि हमारे मांगे हैं ये हम मांग पूरे करके ही हम रहने वाले हैं, क्योंकि हम सन ऑफ अम्बेडकर, सन ऑफ थॉट, सो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा, जो विचारधारा इस देश में संविधान लागू करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विचारधारा मायने रखती है, उसी विचारधारा से हमारा संगठन आता है। और इस मनोवादी और भांडोलशाही व्यवस्था से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप इस असंगठित और संगठित क्षेत्र के कामगार से कोई उनके कानूनन खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो स्वतंत्र मजदूर यूनियन के माध्यम से हम उनको उनकी जो जगह है वो जगह दिखाने के हम काम करेंगे। मैं रोहन राठौड़, मैं यहाँ पे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता म्हणून महापारेषण विभाग में कार्यरत हूँ, नांदेड़ येथे कार्यरत हूँ। यहाँ पे आज स्वतंत्र मजदूर यूनियन ये जो देश पातळीवर फुले शाहू आंबेडकर विचारसरणी की एकमेव यूनियन है, उनका यहाँ पे मोर्चा है नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन के ऊपर। इसमें से प्रमुख मांगनी है ये प्राइवेटाइजेशन, जो 20 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा वो होना नहीं चाहिए, ये प्रमुख मांगनी है। दूसरी मांगनी है पदोन्नति में जो आरक्षण है वो सरकार का गवर्नमेंट जीआर है 7 मई 2020 का जीआर है, वो रद्द करो, ये हमारी प्रमुख मांगनी है। उसमें पदोन्नति में आरक्षण को डावलने में ये किया गया है। और दूसरी और मांगनी है कि आंगनवाड़ी सेविका जो है उनको ये मानधन दिया जाता है वो बहुत कम स्वरूप में दिया जाता है, उनको पगार देना चाहिए, ये प्रमुख मांगनी है। और ये इसके लिए हम और बहुत से ऐसे मांगनियाँ हैं, इसके लिए हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र से अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विभाग से यहाँ पे कामगार वर्ग एकजुटी से यहाँ पे निषेध व्यक्त कर रहा है। धन्यवाद। महाराष्ट्र के ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, स्वतंत्र मजदूर यूनियन महाराष्ट्र के अंदर में हम 7 मई 2021 का जो काला जीआर निकालकर शासन ने मागास वर्गीय लोगों का प्रमोशन का जो दरवाजे बंद कर दिए, उसके वजह से एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी लोगों पे जो अन्याय हुआ, उसका महाराष्ट्र शासन के वो अजित पवार राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री उसका धिक्कार करते हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने काला जीआर निकाला। आज महाराष्ट्र में बीजेपी शासन है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब को हमारी विनती है कि अगर उनको हमारा साथ चाहिए, हमारा पूरे मागास वर्ग के लोगों का उनको महाराष्ट्र में विकास चाहिए, तो उन्होंने प्रमोशन देना बहुत जरूरी है। कोई भी और मागास वर्ग के लोग जो पिछड़ा वर्ग है उसको प्रमोशन अगर नहीं देंगे तो उनके ऊपर भारी संख्या में पदोन्नति होंगी, उनकी जो रिक्त पद है मागास वर्ग के लोगों के तत्काल भरना चाहिए। मौजूदा सरकार को हम ये निवेदन देना चाहते हैं या हम हमारी मांग रखना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, जो कंत्राटी विद्युत कर्मचारी जो है हम लोग हमें नियमित करें और हमें समान काम समान वेतन लागू करें। जो कुछ महिला कर्मचारी भी है उनके भी बहुत से प्रॉब्लम है, जो उनको मैटरनिटी लीव जो पेड वाली रहती है पेड लीव मिलना चाहिए। और बहुत से ऐसे हमारे अहम मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट के सामने हम मीडिया के माध्यम से हम रखना चाहते हैं। जो हमारा मुद्दा है कि हमें 60 साल तक जॉब कंपनी में काम करते समय जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और बहुत से ऐसे हमारे मांगे हैं कि गवर्नमेंट से हम
यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग गवर्नमेंट हमें पूरी करेगी, क्योंकि हम जो कोरोना काल में भी हम जान की बाजी लगाकर या महावितरण में हम काम करते रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक हमारे बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं मिला है। क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ हमारे को समझने के लिए गवर्नमेंट तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो खाजीकरण पूरी तरह से खाजीकरण करना चाहती है। तो हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी मांगों को पूरा करे और हमें नियमित करे। या मोर्चामध्ये आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्यामध्ये आता नुकतेच अदानीने MERC कडे पॅरलल सप्लाय डिस्ट्रीब्युशन करता अर्ज केलेला आहे। मला या माध्यमातून हे सांगायचं आहे की वीज उद्योग हा गव्हर्नमेंटचे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, हा नो लॉस नो प्रॉफिट बिझनेस आहे। तरीसुद्धा याच्यामध्ये प्रायव्हेट कंपनीला अर्ज देण्याकरता मुभा दिलेली आहे। त्यामुळे आणि त्यामध्ये सुद्धा अदानीने जे प्रॉफिट मेकिंग सेंटर आहेत आमचे, जसे कल्याण झालं, रायगड जिल्हा झाला, अशी इथल्यासाठी अर्ज केलेला आहे। आणि ज्यामुळे जो मोठा महसूल मिळवून देणारे जे विभाग आहेत ते प्रायव्हेट कंपनीला जातील आणि त्यानंतर एक विभाग असा प्रायव्हेटला देण्याचा मानस यामागून दिसतात। त्याच्याकरता आमच्या मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या इंडिपेंडंट लेबर युनियनच्या माध्यमातून याकरता विरोध आहे। त्याचप्रमाणे 2017 पासून सगळ्यांनी जे रिझर्वेशन इन प्रमोशन आहे ते थांबवण्यात आलेले आहे। त्याकरता सुद्धा आमच्या या मागण्या आहे की ते रिझर्वेशन इन प्रमोशन नियमितपणे सुरू करावं, चालू करावं। आज का जो आंदोलन होने जा रहा है ये 2017 से जो पदोन्नति में आरक्षण महाराष्ट्र शासन ने ये बंद किया है, वो JR निकाला है, तो उसके विरोध में है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिजल्ट लगा है कि जो पदोन्नति में आरक्षण है, जो बैकवर्ड क्लासेस के जो भी लोग हैं, तो इनका कॉन्टिनेंटल डाटा ये सभी विभागों का जमा करके अगर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त संख्या में नहीं है तो उनको यह आरक्षण हर राज्य को देना चाहिए और ये इसका अधिकार वो राज्यों को दिया है। लेकिन इतना अर्सा होने के बाद भी महाराष्ट्र शासन इस आदेश को पारित नहीं कर रही है और 2017 से हमारे 80,000 जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं पूरे विभाग में, उनका पदोन्नति का आरक्षण रद्द किया गया है और ओपन का आरक्षण चालू है। इसलिए हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम यह आंदोलन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे ये स्वतंत्र मजदूर यूनियन के एफिलेटेड एक संगठन है गवंडी बांधकाम यूनियन के, तो उनको भी हमने ये मांग की है सरकार के सामने कि उन्हीं को पेंशन लागू किया जाए। दूसरी बात आंगनवाड़ी सेविका है, उनको भी वेतन निश्चित किया जाए और उनको भी पेंशन लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्टाला म्हणणं असं आहे की सुमोटो त्यांनी स्वतःहून या सरकारच्या विरुद्ध ॲट्रॉसिटी ॲक्ट दाखल करायला पाहिजे। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एवढा मोर्चा म्हणजे सारे पक्ष, BJP सोडून सारे पक्ष, सारे जवळजवळ 150 संघटना आहेत राज्यामधल्या, जे राजकारणात नाही ते सर्व मिळून या सरकारचा, शिंदे सरकारचा निषेध करण्याकरता आले। कारण हे सुप्रीम कोर्टाला निर्णय मान्य करत नाहीत, इतके ते म्हणजे काय म्हणतात पापी लोक आहेत। पण या पाप्याचा निषेध करण्याकरता आम्ही ते आलो आहे, तसं काय नाही। सर, अनेकदा या पद्धतीचे मोर्चे आलेले आहेत, परंतु सक्षम निर्णय झालेला नाही। यावेळेस मोर्चा काय रूप घेईल जर निर्णय पक्षात झाला? अनेक निर्णय झाले, चांगले निर्णय झाले आहेत। आदिवासीसाठी खूप मोठे निर्णय झाल्याचं नाही आहे, परंतु हे उलट सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या विरुद्ध जाऊन निकाल देते आणि म्हणून सारे लोक या महाराष्ट्रातले BJP सोडले तर सर्व लोक एकच झाले, हे माझं म्हणणं आहे। डिसेंबरला त्यांनी पुन्हा JR काढला की ते मानवतेच्या अधिनियमाखाली त्यांना नोकरीतून काढू नये तर त्यांना नोकरी देण्यात यावी। या प्रकारचे निर्णय येथले शिंदे फडणवीस सरकार घेत आहे। जो 11 पुलिस पटेल संगठना है
उसमें से 9 पुलिस पाटील संघटना इकट्ठा होकर महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटील कृति समिति 2022 की स्थापना हुई है और उस माध्यम से राज्य के 34 जिलों से ये हजारों पुलिस पाटील आज यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरबार में दस्तक देने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पाटील की जो नियुक्ति होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और काम उसको होम और रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। पुलिस पाटील को अभी केवल 6,500 रुपया मानधन मिल रहा है। हमारी मांग है कि कम से कम पुलिस पाटील को मिनिमम वेजेस किमान वेतन दिया जाए या किमान वेतन के समान उसके तत्सम जो मानधन बनता है, जो वेतन बनता है वो पुलिस पाटील को दिया जाए। 1967 में पुलिस पाटीलों के लिए अधिनियम 1967 बना है जिसके वजह से पुलिस पाटीलों को ये सारी मान्यता मिली हुई है। हम चाहते हैं कि वो 50 साल पहले का अधिनियम बना हुआ है 1950 और आज चल रहे हैं 2022 उसमें दुरुस्ती हो, मगर महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में यहाँ पर कमेटी बनाई थी, उप समिति, मगर सरकार बदलने के बाद में वो कमेटी बर्खास्त हो गई। उसके बाद में नियुक्ति नहीं हुई, उसमें दुरुस्ती होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 50 साल का डिफरेंस है, जो तब्दीली हुई है उसमें बहुत फर्क है। जो अधिकार दिए गए हैं पुलिस पाटील को, अब पुलिस पाटील 24 घंटा काम करता है और उसको 24 घंटे के मुबदले में उसको केवल मिलता है 6,500। 6,500 में आज के महंगाई के समय में वो अपने परिवार को कैसा चलाएगा। अब दुख की बात ऐसी है कि 2022 से लेके 2012 से लेके 2022 तक प्रवास भत्ते की इन्होंने 2011 में घोषणा की थी कि पुलिस पाटील को दिया जाए करके। आज 2022 चल रहा है, पुलिस पाटील को प्रवास भत्ता और दैनिक भत्ता आज तक मिला नहीं मिला है। हम चाह रहे हैं कि उसको तत्काल लागू करें। सैकड़ों GR बने हैं महाराष्ट्र में पुलिस पाटीलों के हित के लिए, मगर उसकी अमल बजावनी नहीं हो रही है। क्या वजह है सर कि उसकी अमल बजावनी नहीं होती है? नहीं होता है। सरकार का दुर्लक्ष्य उसके तरफ में। अच्छा। पुलिस पाटील के तरफ में, जबकि पुलिस पाटील गांव का और सरकार के बीच का बहुत अहम मुद्दा है, अहम घटक है उसका, मगर वो बहुत ज्यादा दुर्लक्षित है। पुलिस पाटील को कहीं दूसरे जगह नौकरी नहीं करते आती। पुलिस पाटील किसी चुनाव में खड़ा नहीं रह सकता। एज लिमिट है उनकी 58 साल की एज की हुई है। 25 से 45 के बीच में, 45 साल का हो तब वो एग्जाम दे सकता है और उसका 48 साल के अंदर, 58 साल के अंदर में उसकी नियुक्ति हो जाए। आपकी मांग क्या है कि एज बढ़ानी चाहिए, 65 करना चाहिए, 65 करना चाहिए। सर केंद्र सरकार की 60 है, आप लोग 65 मांग रहे हो जी। इसलिए आशा वर्कर का क्या किया हुआ है? हाँ, उन्होंने तो उनका भी तो 62 किया हुआ है, 62 किया हुआ है। तो पुलिस पाटीलों का वो तो देखो, अब राजनीति में अपन देखें तो किसी भी उम्र में आदमी चल जाता है। ये तो काम कर रहा है, अनुभवी है, वो कर सकता है काम तो, और अनुभवी है, इस वजह से नए आदमी को उसका गाइडेंस भी मिलेगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा, सुविधा होगी। आज के इस मोर्चे में कुल कितने लोग सम्मिलित हुए हैं? आप तो देखे रहे 4-5 हजार से ऊपर में जनसंख्या आज यहाँ पे उपस्थित है। पूरे महाराष्ट्र से 2-2 दिन हो गए उनको सफर करते हुए, 2 दिन के बाद में वो आज नागपुर में पहुँचे हुए। महाराष्ट्र के 34 जिलों से है मैडम। थाना से है, थाना तो आखिरी भाग हो गया, कोल्हापुर है, सोलापुर है, सातारा है, सांगली है, सभी जिलों के लोग हैं। क्या लगता है इस मोर्चा का कितना प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि अभी जो उप मुख्यमंत्री है वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके सामने आपने भी अपना विषय रखा होगा। जी, उनके साथ में हमारे बैठक हो चुकी है एक बार, और उन्हीं के समय में जब 3,000 रुपया पुलिस पाटीलों का मानधन था, वो 2019 में, फरवरी 2019 में उसका 6,500 उन्हीं ने किया। और उनको सारी जानकारी है पुलिस पाटीलों के मामले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमको निराश नहीं करेंगी, और समझो अगर निराश करती है तो फिर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। किस तरह का उग्र आंदोलन रहेगा? अगर आप करते हैं तो किस तरह का उग्र आंदोलन रहेगा? धरना आंदोलन देंगे पहले तो, उसके बाद में आगे की रूपरेखाओं को हम सुनियोजित करेंगे। अच्छा, धरना आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं होता? आपने उग्र की बात की इसलिए मैं पूछा। नहीं, उग्र ऐसा है कि आप मुझसे मत उगलवा लीजिए, अभी मत उगलवा लीजिए आप उसको। समय आएगा
मुझे लगता है कि ये करने का मौका नहीं आएगा, सरकार देंगी। और अभी जो देख रहे हैं कि शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार जो है वो दे रही है, तो हमको ये मौका भी नहीं मिल पाएगा। ये उम्मीद के साथ में हमने आज का ये मोर्चा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इस वक्त हम लोग कॉटन मार्केट चौक में हैं और मेरे पीछे आप एक ये बड़ा सैलाब देख रहे हैं। ये सारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण संगणक परिचालक समिति के लोग हैं। इन्हें नियुक्ति दी गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद इनकी नियुक्ति से इन्हें हटा दिया गया। ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किन विषयों की मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं। और हर साल ये जब मोर्चा लेके आते हैं, हर साल विधान भवन पर ये लोग मोर्चा लेके आते हैं, मोर्चा का क्या रिजल्ट निकलता है? हर वक्त इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं होता है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। परिचय बरोबर शॉर्टमध्ये तत्कालीन BJP सरकारने 2017मध्ये यावलकर समितीची स्थापना करण्याबाबत एक शासन निर्णय काढला होता आणि त्यानुसार यावलकर समितीची स्थापना करण्यात आली होती। 2017मध्ये यावलकर समितीची स्थापना करण्यात आली आणि यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार ग्रामपंचायतमध्ये आकृतीबद्धामध्ये लिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हे प्रत्येक ग्रामपंचायतला 1000 ते 3000 लोकसंख्येची जी ग्रामपंचायत आहे त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतला लिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नेमणूक करता येईल अशी शासनाला शिफारस केलेली आहे। आमचं म्हणणं तेच आहे की शासनानंच समिती गठीत केली, शासनानंच आकृतीबद्धामध्ये लिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कसं बसेल हे सांगितलं। मग शासनानं लिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हे बसते आहे हे माहीत असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत आमची मागणी का लटकवून ठेवली? शासनाला जर माहिती आहे की ग्रामपंचायतला डाटा एंट्री ऑपरेटरची फार गरज आहे, कारण महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत योजनेसारखी योजना असो, श्रमजीवी योजना असो, कर्जमाफी योजना असो किंवा अन्य कोणत्या BJP गव्हर्नमेंटच्या ग्रामीण लोकांपर्यंत, ग्रामीण जनतेपर्यंत ज्या ज्या योजना पुरवण्याचं काम ग्रामपंचायतमध्ये बसणारा डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर करतो आहे, मग त्याच ऑपरेटरला सुधारित आकृतीबंधानुसार का घेण्यात येऊ नये? आणि जर यावलकर समिती शासनानंच गठीत केली, शासनानंच जर सांगितलं आहे की बा यावलकर समितीनंच जर सांगितलं आहे की लिपिक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर आपल्याला घेता येईल, मग त्याच मागणीला घेऊन आम्ही इथे आलेलो आहोत। तीच मागणी आमची मान्य करावी आणि महाराष्ट्रातील 27,000 संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबद्धात बसवून परिमंडळ 1, परिमंडळ 2 आणि परिमंडळ 3 नुसार कुशलमध्ये आम्हाला मानधन देण्यात यावं। कारण आम्ही रास्त मागणीसाठी 2011 पासून झटतो आहोत। प्रत्येक वेळी सरकार आम्हाला चॉकलेट देत आहे, हे करू ते करू ते करू, पण आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून, कंपनीच्या माध्यमातून संगणक परिचालकांच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकण्याचं काम शासन करते आहे। आणि त्याच्या विरोधात म्हणून या ठिकाणी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आपण हा मोर्चा, भव्य मोर्चा आपण आणलेला आहे। शासनानं आमच्या मागणीची दखल घ्यावी, अन्यथा इथून पुढे जितके दिवस आंदोलन चालेल तितके दिवस या ठिकाणून उठणार नाही। जो मोर्चा आलेला आहे आतापर्यंत 2011 पासून तर आज 2022 पर्यंत जो काही आमची लढा दिला, त्या लढ्यानुसार आम्हाला जे जे आश्वासनं दिले गेले, जे जे पत्र दिले गेले, त्यानुसार आतापर्यंत कुठलंही शासन ठोस पुरावा घेत नव्हतं। परंतु लढा देत असताना आम्हाला कुठं काही मंत्री, ग्रामविकास मंत्री यांनी पत्र दिले, त्यानुसार शिफारसी झाल्या आणि समिती 2017 साली पत्र निघालं। त्यानंतर समिती स्थापन झाली, समितीनं जो अहवाल सादर केला, अहवाल सादर केल्यानंतर जी 0 ते 1000 पर्यंत, 1000 ते 5000 पर्यंत आणि 5000 ते 10000 पर्यंत जे डेटा लिपिक प्लस डेटा एंट्री ऑपरेटर याची पदनिर्मिती केली। आम्हाला तेच सांगायचं आहे शासनाला, तुम्हाला काही वेगळं करायचं नाही। यावलकर समिती जी आहे त्यानुसार जे GR आहेत 2010 पासून तर 2011 पर्यंत, 2022 पर्यंत, त्यानुसार वेगळं करायची गरज नाही। आम्ही या ठिकाणी गेल्या 12 वर्षापासून आमच्या लढा देत आहोत आणि तो लढा यासाठी की आमच्या संगणक परिचालकांना जो न्याय आणि हक्क पाहिजे आहे, त्या न्याय आणि हक्काच्या अनुषंगाने आम्ही हा लढा देत आहोत। आम्ही सरकारला सांगू इच्छितो की सरकारने या आमच्या संगणक परिचालकांकडे आवर्जून लक्ष द्यावं, कारण आम्ही ग्रामीण पातळीवर सर्वसामान्य नागरिकाला ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून ज्या कोणत्या ऑनलाईन सुविधा आणि ऑफलाईन सुविधा आहेत त्या आमच्या मार्फतीने आम्ही देत असतो आणि या सुविधा खूप महत्त्वाच्या असतात आणि शासन जो डिजिटल महाराष्ट्र आणि डिजिटल इंडिया घडवण्याचा
प्रयत्न करत आहे, त्या डिजिटल इंडिया घडवण्यासाठी आमच्या संगणक परिचालकांचा खूप मोलाचा वाटा आहे, हे शासनाने समजून घ्यावं. आम्ही नेहमी आमच्या मागण्या घेऊन येतो, परंतु आम्हाला थातूर मातूर उत्तरं देऊन शासन हा गपचूप बसवतो आणि लाठीचार्ज किंवा अशा प्रकारचा कोणत्याही बळजबरी प्रकारे आम्हाला या ठिकाणी हटवतो. परंतु आता आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही, असं आम्ही शासनाला या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. आमचा काही मोठी मागणी नाही, आमची मागणी हीच आहे की जे परिश्रम जो त्रास आम्ही घेतो आहोत ग्रामपंचायतला लेवलला आणि ग्रामपंचायतला जी सेवा आम्ही देत आहोत त्या सेवेच्या आधारे ग्रामविकास विभागाला सतत 10 वर्ष प्रथम पारितोषिक प्राप्त झालेला शासनाकडनं आणि त्याच पारितोषिकाचा अनुषंगाने शासनाने आमचा विचार करावा व आम्हाला आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा प्राप्त करावा, अशी आम्ही आमच्या संगणक परिचालक संघटनेकडून नम्र विनंती करतो. साल से कॉन्ट्रैक्ट 15,000 में काम कर रहे हैं. हमारे संगठन और बाकी के सब मंत्री किंवा बाकी के यूनियन के थ्रू हम लोगों ने ऐसे बहुत बार स्ट्राइक किए, लेकिन आज तक के गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया है. उसके सिवा हमारा आज तक के 1 रुपये की भी बढ़त नहीं हुई है. अभी डिपार्टमेंट में 4,000 जगह रिक्त है. वो 4,000 जगह से पिछले बार डायरेक्टर ने 700 जगह का प्रस्ताव रखा था, उसने 1500 जगह भरने की डिमांड किया था और वो पद भी निकाले थे और उसके साथ साथ पद भर्ती भी हुई, लेकिन उसमें हमारा कोई विचार किया गया नहीं. ऑलरेडी हम लोग अभी 12 साल पूरा होने के बाद में 13 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ में गवर्नमेंट या हमारा डिपार्टमेंट नाइंसाफ़ी कर रहा है. इसमें हमारा एक ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं आज हमने तो पूरी अपनी पीढ़ी इस डिपार्टमेंट को दे दी है, लेकिन आज उसका भुगतमान हमारे बच्चे भर रहे हैं. हमारे पास में आज उनकी फ़ी भरने के लिए बिल्कुल हमारे जो घर में लेटर आ रहे 12,000 बाकी है, 13,000 बाकी है, तो हमको इतना शर्म महसूस होती है कि हम लोग क्या करें. अब हमारे पास में आत्महत्या करने सिवा दूसरा पर्याय इस डिपार्टमेंट ने रखा नहीं. डिपार्टमेंट का बाजू में जो डिपार्टमेंट है जिसकी पेमेंट सैलरी खूब है और हम लोग 15,000 पे काम करते करते और 2 से 300 किलोमीटर दूर डिस्टेंस में काम करते, 2 घर चलाने के बाद में हमारे 15,000 में से 1 रुपये की भी बचत होती नहीं और हमारे बच्चों वगैरह का भविष्य में कोई भविष्य नहीं है. हम लोगों ने आज तक के 12 साल में बहुत सारी पीढ़ियाँ निकाली है जिसकी जो अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में बच्चे लग गए, लेकिन हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है. इसलिए हम लोग ये डिपार्टमेंट से मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ किया जाए. हमारे जो 309 पद है, इस 309 पद को रेगुलर उनके पद निर्मित की जाए और हमारे साथ में इंसाफ किया जाए और हमको रेगुलर किया जाए. क्या लगता है शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार आपके इस बात के ऊपर किस तरह से ध्यान देगी? शिंदे सरकार के बारे में तो पूरा पॉजिटिव है. शिंदे सरकार जो भी निर्णय ले रही है पॉजिटिव निर्णय ले रही है, तो हमको तो पूरा विश्वास है कि शिंदे सरकार हमारे साथ में ये निर्णय और हमारे साथ में इंसाफ करेंगी. हम लोग शिंदे सरकार के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमारे को न्याय शिंदे सरकार ही दे सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बाकी की सरकार देखी, लेकिन बाकी के सरकार में हमारा 1 रुपये की बढ़त नहीं हुई. 2014 से लेकर 2019 तक फडणवीस सरकार भी थी और शिंदे सरकार के साथ फडणवीस सरकार भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. लेकिन इसमें शिंदे सरकार का एक पॉजिटिव पना है कि शिंदे सरकार जहाँ पे भी कोई भी काम होता है वहाँ पे दम ठोक के काम करके वो काम कर रही है. महाराष्ट्र प्रदेश के निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के सचिव, ये जो हमारे धरना आंदोलन है ये 2011 से हमने शुरू किया. हर साल हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में और गोंदिया ज़िला में तालुका लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम मोर्चा अगर करते, मोर्चा करने के बाद में हम लोग धरना आंदोलन में यहाँ पे आते. और हमारा जो मेन डिमांड है, केंद्र सरकार ने हमें 1964 से लेके 1971 तक हमारे ये महाराष्ट्र के में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया ज़िला में पुनर्वासन दिया. पुनर्वासन देने के पश्चात हम लोगों को जो डिमांड हमें जिस प्रकार से रखा जो समस्या हमारे पास, तो समस्या का निराकरण नहीं हुआ. नंबर 1 ऐसा है कि हमारे पुनर्वासन देते वक्त हम लोगों को 5 एकड़ खेती दिया. 5 एकड़ जो शेत ज़मीन है वो शेत ज़मीन
आज भी वर्ग 2 के हैं, यानी उसका हम माल के हक अभी भी हो नहीं पाए, जबकि हमारा 56 साल हो गया पुनर्वासन देने के पश्चात। उसके पश्चात जो हमारा दूसरा जो डिमांड है कि 1964 से लेके 1981 तक हमें सीरियल कास्ट फैसिलिटीज़, अनुसूचित जाति फैसिलिटीज़ हमें मिलता था, बट 81 के बाद में 82 से हमारे ये जो अनुसूचित जाति का जो सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से वो बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? ऐसा है कि केंद्र सरकार के माध्यम से हमें पुनर्वासन दिया और केंद्र सरकार ने 82 में राज्य सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी हमारा सौंप दिया। सौंपने के पश्चात राज्य सरकार ने हमारे राजस्व विभाग में आया तो राज्य सरकार ने हमारा अनुसूचित जाति का जो सहूलत है बंद कर दिया। उसके बाद में हम लोग हमेशा ये प्रयत्न करते रहे, बट आज तक उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। 2011 से आप लोग इसी तरह आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर में हर साल शीतकालीन निर्देश में आप लोग आते हैं। इस आंदोलन का कितना परिणाम सरकार पर हुआ? मतलब पिछली सरकार 2014 में सत्ता परिवर्तित निवास के लिए जो हमारे निवास स्थान के लिए 160/90 का एक प्लॉट दिया था, उस प्लॉट का भी हम मालिक नहीं थे, बट ये 2011 से लेके आज तक वही एक परिणाम हुआ है कि हमारे उस जो जगह उसका प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। दूसरी बात, हमारे जो टीचर्स है, हमारे बंगाली मीडियम पहले था, बाद में बंगाली मीडियम बंद हो गया था। प्राथमिक शिक्षक बांग्ला भाषा में हमें चाहिए था, उसके लिए भी हम आंदोलन वगैरह करने के बाद में वह प्राथमिक शिक्षा हमें दिया गया मातृभाषा में, और वो जगह पे अभी टीचर अपॉइंटमेंट हुआ, बट अभी भी बहुत सारे रिक्त जगह है जो अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ।